कुक्कड़ ब्रांड का पटाखा अब फोका बम क्यों हो गया है? पटाखा बम तभी फटेगा जब दिवाली आएगी, जहाँ कोई फंक्शन आएगा तब ऐसा फटेगा कि लोग बोलेंगे कि इन्होंने बिल्कुल सही समय पे बम चलाया है। कि जो कमी रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही है। क्या कमी थी? कमी ये थी कि इसकी डीपीआर बनाने में जो उन्होंने समय बर्बाद किया उसमें कमी रही। जो डीपीआर 4 साल पहले बननी चाहिए थी वो 4 साल पहले नहीं बन पाई। अमित जी एज ए बीजेपी काउंसिलर क्यों सड़क पे उतरने से घबरा रहे हैं, हालांकि आप पहले उतरते थे? अजय नंदा जी रियासी में एक बीजेपी का चेहरा हैं, एमएलए रह चुके हैं। जब से सरकार जो है नहीं है और एलजी राज है, अजय नंदा जी कहीं दिखे नहीं, प्रोटेस्ट में भी नहीं दिखे, ना मीडिया के सामने आते हैं। आपके नेता हैं, क्यों बाहर आने से वो कतराते हैं? अमित शाह जी ने क्यों कहा कि अभी असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे? ये आप पूछिए ना उनसे, वो ज़्यादा बेहतर। आपकी बात नहीं सुनते हैं? नहीं, हमारी बात इतनी ऊपर तक थोड़ी ना पहुंचेगी अमित शाह जी तक। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हमारे साथ रियासी के एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनकी आवाज़ कुछ साल पहले पूरे रियासी ज़िले में गूंजा करती थी। कोई भी ज़रूरत, आम लोगों की ज़रूरत, कोई भी प्रोटेस्ट, अमित शर्मा की आवाज़ सबसे ऊंची और सबसे आगे हुआ करती थी। लेकिन आज जब रियासी ज़िले में काफ़ी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठ रही है, अमित शर्मा एज ए बीजेपी लीडर, इनकी आवाज़ कहीं खो सी गई है। इनसे आज बात करेंगे इसी चीज़ को लेकर कि आखिर कुक्कड़ ब्रांड का पटाखा अब फोका बम क्यों हो गया है। अमित जी स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, आपने सुना मैंने क्या बोला? एक समय ऐसा था कि आपका धमाका बड़ा ऊंचा लाउड हुआ करता था, लेकिन अब फोके बम की तरह आप बैठे हुए हैं रियासी ज़िले में। रियासी नगरी में इतनी समस्याएं हैं, आप खुद मीडिया में रोज़ देख रहे होंगे और आपने खुद एक साक्षात्कार में एक्सेप्ट किया कि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का बिगड़ चुका है, यहाँ पर कुछ खराबी है जिसकी वजह से समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। आखिर वो अमित गया तो गया कहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि हम किसी इशू पे बात नहीं करते, जहाँ कोई बात रखते नहीं, तो ऐसा नहीं है। हम कोई भी इशू हो, कोई भी अगर मतलब प्रॉब्लम हो, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आज भी वैसे ही बात रखते हैं। और आप अगर देखें, आज भी हम डीसी मैम के पास गए थे और कुछ इश्यूज़ को लेके हमारी आपस में मतभेद भी हुआ वहाँ पे। तो क्योंकि हमने आवाज़ रखनी है हमेशा पब्लिक की, क्योंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो जितनी देर हम पब्लिक के नुमाइंदे रहेंगे हम पब्लिक की आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पब्लिक की बात नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं किया या वो नहीं किया, तो उसके कुछ कारण भी हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसा आपने कहा कि हम सड़कों पे नहीं उतरे, अब जैसे सबसे बड़ा इशू आज की डेट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो है रियासी कटरा रोड, है ना। तो इसके लिए हम पिछले 3 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। आप चाहे PWD एक्शन से पूछिए, चाहे डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूछिए, जो भी इससे कंसर्न लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे हमेशा बात करते रहे हैं और इसका स्टेटस टाइम टू टाइम हम पता करते रहे हैं। जो कमी इस चीज़ में रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ मीडिया के अपने साथियों को या और लोगों को, कि जो कमी रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही है। क्या कमी थी? कमी ये थी कि इसकी डीपीआर बनाने में जो उन्होंने समय बर्बाद किया उसमें कमी रही। जो डीपीआर 4 साल पहले बननी चाहिए थी वो 4 साल पहले नहीं बन पाई। ये कुछ कारण थे कि जिस वजह से ये काम डिले हुआ है, और हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे और ऑफिसर्स को पुश करते थे कि इस चीज़ को आप जल्दी करिए। ये आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देरी हुई है, लेकिन जब आज हमारी रियासी के कुछ युवाओं से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि सरब सिंह नाग जी ने समय समय पर, जो बीजेपी के लीडर हैं और आप ही के रियासी ज़िले के डीडीसी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि मई में शुरू होगा, अप्रैल में शुरू होगा, जून में शुरू होगा, जुलाई में शुरू होगा, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देरी है कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो एक बड़े ही महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे हैं, उनकी तरफ से बात को टाला जा रहा है और समय बात पे दिया जा रहा है? हिमांशु जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें किसी का अगर हम कहें कि सराब सिंह जी का कसूर है या उनका है, कसूर किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि
जब आप एक सरकारी प्रक्रिया में चलते हैं तो कुछ चीज़ों में कुछ समय लगता है। समय किन चीज़ों में लगता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सराब सिंह जी ने बोला होगा, अगर मैंने तो नहीं सुना, अगर उन्होंने बोला भी होगा कि मई में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो उनको जैसा बताया गया होगा कि हम जनवरी में टेंडर प्रोसेस में चल रहे हैं तो फरवरी या मार्च में टेंडर लग जाएगा, ओपन हो जाएगा अप्रैल में, तो मई में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने उस तरीके से अपनी तरफ से जो उनको बताया गया था, जो उनको इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने वो बोला होगा। वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उनको इस चीज़ में क्रिटिसाइज़ नहीं करता, क्योंकि टेंडर प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक बार टेंडर लगता है, अगर उसमें तीन लोग चाहिए, तीन पार्टीज़ चाहिए जो टेंडर लगाएं, अगर दो भी लगाएंगी तो वो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसको दोबारा से फ्रेश करना पड़ता है। फिर दोबारा से फ्रेश होने के बाद भी अगर कोई नई तीन पार्टीज़ आई, वो दोबारा से करना पड़ेगा। 3 बार ऐसी प्रक्रिया चलती है कि 3 बार में अगर कोई नहीं आता है, फिर वो चौथी बार में जाके सिंगल टेंडर पे भी उस पार्टी को मिल जाता है। तो इन चीज़ों में समय लगता है। अब जब टेंडर पड़ा तो उन्होंने उसी हिसाब से बोला होगा कि फर्स्ट टाइम टेंडर पड़ रहा है, ये 3 पार्टीज़ आ जाएंगी, टेंडर खुलेगा तो अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल तक भी खुल जाएगा, तो मई तक काम शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी जी से वो मिलकर आए हैं, उन्होंने कहा कि सड़क बन जाएगी। सर सड़क तो बिल्कुल बनेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सड़क नहीं बनेगी। आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो काम लगा था, हम खुद इस चीज़ को मानते हैं कि काम में देरी हुई है, क्योंकि जो काम पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले होना चाहिए था, कि जैसे सड़क के किनारे डंगे लग रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है, अगर वो पहले भी बना होता तो मुझे लगता है ये सड़क ही ख़राब नहीं होती, है ना। क्योंकि सड़क को हर जगह जगह पे स्लोप्स भी हैं, सब कुछ है, कोई पानी रुकने की इतनी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये था कि डंगे नहीं लगे थे और ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो अब ये प्रोसेस जो 1 साल में कंप्लीट होना था, कुछ कंट्रैक्टर की तरफ से भी देरी हो जाती है, तो ये प्रक्रिया है, कई बार देरी हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं है। कई 4-5 साल लग ही जाते हैं। नहीं, लगते नहीं हैं। कई कंट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना काम समय पे कंप्लीट करते हैं, और वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की गुड बुक्स में रहते हैं कि अगर इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये समय पे कर देगा। और कुछ कंट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर साल का भी टाइम पीरियड होगा तो उसको पेनल्टी भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने समय सीमा के बाद अगर वो काम हो तो उनको पेनल्टीज़ भी पड़ती हैं, तो वो होता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल अगर आप समय देंगे तो मैं ज़रूर देता हूँ। जैसे रियासी कटरा रोड का शायद, और उसके साथ ही एक टेंडर और था, ये वार्ड नंबर 13 में ब्लैक टॉपिंग होनी थी, रियासी के वार्ड नंबर, हाँ रियासी के वार्ड नंबर 13 में, लिंक रोड है वो वार्ड नंबर 13 का, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होनी थी। 3 साल पहले वो टेंडर हुआ, अलॉटमेंट हुई कंट्रैक्टर को, और 3 साल उस कंट्रैक्टर ने काम नहीं किया। अब वार्ड मेंबर का, जहाँ इलेक्टेड जो भी लोग हों, चाहे वो सराब सिंह जी हो, जहाँ डीडीसी मेंबर हो, डीडीसी चेयरमैन हो, उनका काम कहाँ तक रहता है? टेंडर करवाना, एस्टीमेट्स बनवाना, टेंडर करवाना, डीपीआर्स बनवाना। यही जब ठेकेदार को अलॉटमेंट हो गई, वो पुश कर सकते हैं ठेकेदार को कि मैं इस बात पे ज़रूर आपको रुकूंगा, क्योंकि लिंक रोड और रियासी कटरा मार्ग, जो कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मार्ग है, महत्वपूर्ण मार्ग है, यहाँ से यात्री लाखों की संख्या में शिवखोड़ी के लिए हर साल जाते हैं, तो लिंक रोड, इसमें फ़र्क तो होना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है ना। आपने खुद कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे रियासी ज़िले के लिए, और इसके लिए अगर आप आवाज़ ना उठाएं, सड़कों पर ना आएँ, क्योंकि इस समय ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर एलजी बैठे हैं, तो क्यों आप एज ए बीजेपी लीडर सड़क पर नहीं आए? मेरा सवाल सिंपल है, क्योंकि आपने खुद कहा कि 4-5 साल से हम वेट कर रहे हैं सड़क को लेकर, तो क्यों पिछले 3 सालों में अमित जी ने सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके रिलेटेड ही, कि जब हमें पता है कि ये टेंडर प्रोसेस हो रहा है पिछले 4 महीने से या 5 महीने से, जब से भी 6 महीने से, जब हमें पता है कि टेंडर प्रोसेस हो रहा है, एक सिस्टम होता है कि जब आप सिस्टम में घुसते हैं, एक होता है जब आप सिस्टम से बाहर रहते हैं। कुछ समय पहले हम सिस्टम में नहीं थे। सिस्टम मीन्स कि हम कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो हम कोई भी इशू होता था तो हम उसको रेज़ करते थे, आज भी करते हैं। उस समय ये था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना, तो हमने बोलना कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये काम होना चाहिए, तो उन्होंने बोलना है इसका ये प्रोसेस चल रहा है, हमने 2 महीने वेट कर लेना। नहीं होता था तो हम सड़क पे उतरते थे। आज हम जब सिस्टम में घुसे हैं, हमें पता चलता है कि टेंडर प्रोसेस हुआ, नहीं किसी ने लिया, दूसरा टेंडर हुआ, नहीं किसी ने लिया, तीसरा हुआ, तो ये सिस्टम में घुसने के बाद कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो उसके बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। बहुत इश्यूज़ हैं जिनके लिए हम बोलते हैं, सड़कों पे भी उतरते हैं,
आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे देखे होंगे जो हमने बस स्टैंड पे किए हैं, अभी भी लेटेस्ट 3-4 महीने पहले किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन रोड को लेकर नहीं दिखे आप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रोड को लेकर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग सिस्टम में रह के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उधमपुर में बीजेपी के लीडर ही हैं पवन गुप्ता, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रोष रैली उधमपुर में बिजली विभाग के खिलाफ, एलजी सरकार के खिलाफ निकाली। उन्होंने कहा कि क्यों भाई उधमपुर को आप क्यों नहीं छोड़ रहे, वो भी बीजेपी के ही एक हिस्सा हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अमित जी एज ए बीजेपी काउंसिलर क्यों सड़क पे उतरने से घबरा रहे हैं, हालांकि आप पहले उतरते थे। आपने शायद देखा नहीं होगा, पिछले साल रियासी में जब बिजली बंद हुई थी तो अमित शर्मा रात को 11 बजे डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस के बाहर बैठा था और रात को 3:30 बजे हम वहाँ से उठे थे। अगर मतलब वो ऐसा प्रोटेस्ट था, हमने पूरे शहर में घूम के रात को नारेबाजी की और रात को 12 बजे लोग निकालना बहुत बड़ी बात होती है। हम 3-4 पार्षद थे, हमने सभी लोगों को बुलाया और डिप्टी कमिश्नर रेजिडेंस के बाहर बैठे कि अगर वीआईपी लाइन आ सकती है तो ये दूसरी लाइन क्यों बंद है। हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं हम उसके खिलाफ बोलते भी हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। अगर हम रात को बिजली का हाल रियासी में आज भी वैसा ही है, इनफैक्ट और बुरा हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं आप इसको लेकर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली में काफ़ी सुधार हुआ है। ये नहीं कह सकते कि हाल वैसा है, कुछ चीज़ें अभी भी कमी है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है, लेकिन पहले से बेटर है। अभी भी आप देख सकते हैं, मुझे लगता है सुबह से लेके आज की अगर बात करें, कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। जी मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ और ख़ासकर पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ। पूरे रियासी ज़िले में त्राहिमाम बिजली की वजह से हो चुका है। यहाँ बिजली के बिल तो मांगे जा रहे हैं, पेनल्टीज़ तो ठोकी जा रही हैं। अब तो एक और आ गया कि अगर कमर्शियल किसी की एस्टेब्लिशमेंट है और उसका 10 लाख रुपये से ज़्यादा बिल है तो उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। लेकिन आज भी जो लोग बिजली का बिल देते हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है ढंग से, चाहे उसमें कटरा भी हो। एक समय था कटरा भी बिजली आती थी, लेकिन अब कटरा में भी बिजली नहीं आती। और एक एग्जांपल आपको और दे दूं, जहाँ पे एनएचपीसी प्लांट है, मैं बात कर रहा हूँ सलाल की, वहाँ पे आज भी सिर्फ 6 से 8 घंटे ही बिजली आती है। सर मुझे लगता है कि अगर ऐसे इश्यूज़ हों तो सभी लोगों को निकलना चाहिए बाहर। हम भी निकलेंगे, हम निकलते भी हैं और निकलेंगे भी। ऐसा नहीं है कि कोई इशू आज ही है, इश्यूज़ तो कोई ना कोई हमेशा कोई ना कोई आता रहता है और उन चीज़ों को लेकर हम बाहर भी निकलते हैं। सबको कलेक्टिवली एक एफर्ट सबका होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से होना चाहिए या और किसी पार्टी की तरफ से होना चाहिए। अगर किसी को भी लगता है, अगर अमित शर्मा नहीं निकला होगा तो कोई और निकला होगा बीजेपी की तरफ से, अगर बीजेपी की तरफ से नहीं निकला होगा तो कोई और रिस्पॉन्सिबल आदमी ज़रूर निकला होगा। तो इशू अजय नंदा जी रियासी में एक बीजेपी का चेहरा हैं, एमएलए रह चुके हैं। जब से सरकार जो है नहीं है और एलजी राज है, अजय नंदा जी कहीं दिखे नहीं, प्रोटेस्ट में भी नहीं दिखे, ना मीडिया के सामने आते हैं। आपके नेता हैं, क्यों बाहर आने से वो कतराते हैं? सर मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो वो हर जगह पे जाते हैं, पार्टीज़ के जितने प्रोग्राम होते हैं, पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो हमेशा उनको एड्रेस करते हैं और उन लोगों से मिलते हैं। अभी पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बंदे का मकान गिरा दिया था तो वो वहाँ पे भी पहुँच गए थे और काफ़ी उन्होंने फटकार लगाई थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने सिलेक्टिव एक ही बंदे को क्यों चुना। यहाँ पे तो बहुत लोगों के हैं जिनके फॉरेस्ट की ज़मीन पे मकान है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलते हैं, हर इशू को लेकर निकलते हैं जब भी कोई ऐसा इशू होता है। और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में बोल भी नहीं पाऊँगा। इसके लिए आप उनसे अगर बातचीत करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हर इशू पे वो बाहर निकलते हैं। अब रियासी में डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि बीजेपी में जब से आप आए हैं आपने किसी तरह की रियासी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी की गुटबाजी देखी? सर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जो पार्टी में आया हूँ ना, मैं एज ए कार्यकर्ता, जब मैंने 12-13 साल कांग्रेस में काम किया हुआ, युवा कांग्रेस में भी और पेरेंट बॉडी में भी, मैं वहाँ पे भी अगर कोई गुटबाजी होती थी तो हम उससे बच के ही रहे हैं हमेशा और अपने काम की तरफ ध्यान दिया है। इधर भी जब हम आए हैं तो हम अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तभी एक आदमी की वैल्यू बनती है जो इन चीज़ों से बचकर अपने काम की तरफ ध्यान देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो फोकस रहता है वो इन चीज़ों से हटके अपने काम की तरफ रहता है। एट प्रेजेंट मैं, आपको पता है कि एक वार्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे
कोशिश हमारी रहती है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरी रियासी ज़िले के कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई हमें कांटेक्ट करता है तो हम उनके साथ चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करते हैं। अगर ऊपर जाना पड़े किसी के पास तो वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन अपने वार्ड को लेकर हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी वार्ड और जो है मेरी प्रायोरिटी है। आपका ये जो होटल एस्टेब्लिशमेंट है, इसके सामने ही रियासी का मशहूर किला है। क्यों किले की हालत सुधर नहीं पा रही है? क्योंकि रियासी नगरी के वार्ड के आप काउंसलर हैं, बीजेपी के आप युवा नेता हैं। जब कांग्रेस में भी थे तो लोग आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रियासी में रखते थे। ये जो किला आपके आंखों के सामने है, इसको सुधारने में, इसकी हालत सुधारने में आप असमर्थ क्यों हैं? सर, हम तो असमर्थ नहीं हैं। देखिए, हमारी जो अप्रोच है एट प्रेजेंट कहाँ तक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हायर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं पहले भी मीडिया के साथियों को ये बता चुका हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में अभी चुनावों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये किसी की नहीं सुनते, ना सुन रहे। अमित शाह जी ने तो क्लियर कर दिया अभी तो असेंबली इलेक्शन होंगे नहीं, तो मीडिया को बताने की बजाय आप सीधे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं बताते? अभी अमित शाह जी भी आए थे, आप उनको क्यों नहीं लिखते कि भैया हमारे यहाँ तो एक छोटे से किले की भी हम ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सर पे बैठी है, एलजी सरकार सर पे बैठी है, तो इलेक्शन कराए जाएँ ताकि हम अपनी धरोहरों को और जो लोगों की मांगे उनको पूरा कर सकें। देखिए, उनको सब कुछ पता है, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चुनाव विभाग करवाएगा, ना कि अमित शाह जी करवाएंगे। अमित शाह जी से वो एज ए होम मिनिस्टर उनसे जो रिपोर्ट मांगी जाएगी सिक्योरिटी को लेके, वो वही देंगे। आगे चुनाव करवाना नहीं करवाना ये चुनाव विभाग का काम है, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे, और कब करवाना है ये उनका फैसला रहेगा। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कब रहती है, जब चुनाव घोषित किए जाते हैं उसके बाद रहते हैं। उससे पहले जो है वो सारा मतलब इलेक्शन कमीशन ही देखता है। तो आप ये कहते हैं कि बीजेपी एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ही इस समय एलजी राज यहाँ पे लाया है। किसी से नहीं छुपा है कि मनोज सिन्हा बीजेपी से कनेक्टेड पहले रहे हैं और अब इस समय एलजी हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी के। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली के इलेक्शन करवाने में? मुझे लगता है कि ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि चुनाव करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है। रही बात बीजेपी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की, तो वो अपना काम, जो उनका काम है, बीजेपी का काम है अपना संगठन देखना। तो फिर अमित शाह जी ने इशारों में ये क्यों कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे? अब ये तो बड़े नेताओं की बातें हैं, आप ये उनसे पूछें। जब उन्होंने बोला तो आप कह रहे हैं बड़े नेताओं की बात है, जब मैंने कहा करवाने तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की बात है। काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है। चुनाव चाहे छोटा चुनाव होगा, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव होगा। अमित शाह जी ने क्यों कहा कि अभी असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे? ये आप पूछिए ना उनसे, वो ज़्यादा बेहतर। आपकी बात नहीं सुनते हैं? नहीं, हमारी बात इतनी ऊपर तक थोड़ी ना पहुंचेगी अमित शाह जी तक। हमारी बात हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर हैं जो उनसे बात करते हैं, जहाँ स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। किससे बात की आपने इस बारे में? किस बारे में? इलेक्शंस के बारे में। सर, इलेक्शन का तो चुनाव विभाग देखेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा, जहाँ जो और लोग हैं जो इनमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। हमारा किले को लेकर क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम रियासी की भी बात करें, बहुत ज़रूरी है। आप टूरिज़्म के हिसाब से भी देख लीजिए, अगर रियासी में रोज़गार और लोगों के लिए बढ़ता है वो भी एक अच्छी बात है। और किला वैसे भी हमारी एक पौराणिक धरोहर है, ये दर्शाता है हमारे राजाओं महाराजाओं को, और आर्किटेक्चर इसका इतना सुंदर है, तो क्यों इधर टूरिस्ट नहीं पहुंच पा रहा? देखिए, मैं सिर्फ किले की बात नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल ठोक बजा के बोलता हूँ कि सिर्फ किले की बात नहीं है। आप सुलह पार्क में जाइए, उसकी दयनीय हालत है, बहुत बुरी हालत है। और हमने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को, इस बार भी बोला, लेकिन वही बात है कि सुनने वाली बात है। किले की आप देख लीजिए, सिहाड़ बाबा की देख लीजिए, चाहे आप, हमने इनको बोला कि आप जो मतलब हमारा चुनाव दरिया के आसपास इतना टूरिस्ट खड़ा होता है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए। और बहुत सारे स्पॉट्स हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो मैं पुरानी बात पे आ जाऊँगा, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है आपकी? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का राज नहीं है, एलजी सरकार का है, तो बीजेपी के युवा लीडर अमित शर्मा क्यों प्रोटेस्ट करने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि डर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस में था, जब हम अपोजिशन में भी थे, हम तब भी किसी से नहीं डरे, और आज भी मैं किसी से नहीं डरता। जब
कोई इशू ऐसा होता है तो हम ज़रूर उठाते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि हर आदमी को हर इशू इन चीज़ों पे आना चाहिए। सिर्फ आप अमित शर्मा को ही क्यों बोलेंगे, मैं बोलूँगा हर लीडर को आना चाहिए, हर युवा नेता को आना चाहिए। मैं तो ये यहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे रियासी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मतलब मेरे कस्बे की अगर बात करें तो युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर मैं 15 साल पहले आया, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं अगर 15 साल आज की डेट में देखता हूँ तो हमें कोई युवा ने यंग लीडर्स दिखते नहीं हैं, जबकि हम भी यंग हैं। लेकिन 20 से 25 साल की एज में या 25 से 30 साल की एज में उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए कि आप क्यों डिपेंड, मैं तो ये बोलूँगा कि आप क्यों डिपेंड हैं किसी भी लीडर के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमित शर्मा हो जहाँ और कोई लीडर हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं अपना ही नाम लूँगा। आप क्यों हमारे ऊपर डिपेंड रहना चाहोगे? आप आइए, आवाज़ उठाइए, हमें भी क्रिटिसाइज़ करिए अगर हम अपना काम नहीं करते हैं। नहीं, रियासी में तो अगर हम अपना काम नहीं करते हैं तो आप हमें भी क्रिटिसाइज़ करिए। रियासी में तो युवा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप नितिन जी की ले लीजिए, इंटरव्यूज़ उनके चल रहे हैं, वैभव रखवाल जी हैं, फिर रुमेल सिंह जी का भी इंटरव्यू अभी चला, तो ये सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लीडरशिप को। और इनफैक्ट जो बीजेपी के नेता इशू उठाने में असमर्थ रहे हैं हाल ही के दिनों में, तो ये जो युवा नेता है या सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये इश्यूज़ उठा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट अभी डीसी से भी ये लोग मिलकर आए हैं इसके रोड के इशू पे। तो जब आप कांग्रेस में थे तो आप चल पड़ते थे, एक पटाखे की तरह फटते थे। अब आप बीजेपी में हैं और आवाज़ उठाने की बारी आई है, अब आप कह रहे हैं मैं ही क्यों उठाऊं, बाकी भी उठाएं। तो फिर आप क्यों बाकी तो फिर आप बाकी नेताओं को अपने साथ लेकर क्यों नहीं चलते? आपने मेरी बात को समझा नहीं। अमित शर्मा ने पिछले साल इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद अगर बिजली का क्राइसिस आया, क्या कोई आदमी निकला? मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप एक ही आदमी पे क्यों डिपेंड रहेंगे। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कहीं मेरे में कमी रही हो, मैं सड़क पे नहीं उतरा हूँ, लेकिन अगर मैं उतरता हूँ तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि और लोगों को भी इस मतलब फील्ड में आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आपने किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं बोलता हूँ कि मैं अगर नहीं निकल पाया किसी फील्ड प्रोटेस्ट के लिए तो और लोगों को भी आना चाहिए। आप सिर्फ जैसे बोल रहे हैं बीजेपी, मैं बोलता हूँ एनसी के लीडर्स को भी आना चाहिए, कांग्रेस वालों को भी आना चाहिए, पीडीपी वालों को भी आना चाहिए। वो दिखाए ना अपनी भूमिका की, उनकी भूमिका भी क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको ही दिखानी पड़ेगी, हमें भी दिखानी पड़ेगी बीजेपी वालों को, लेकिन पहले उनको भी आना चाहिए। हमें अपने इश्यूज़ को लेकर उतरना चाहिए। सबका अपना अपना माइंड है, सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक अगर अलग अलग इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट करें, मैं बोलता हूँ 10 प्रोटेस्ट होंगे, 10 में से 2 तो सॉल्व होंगे इश्यूज़, है ना। सबको आना चाहिए, सबको अपनी डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, क्या आपने किसी को देखा प्रोटेस्ट करते हुए? मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उनके ब्लॉक्स के या उनकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के सारे इश्यूज सॉल्व हैं? डीडीसी से मुझे ध्यान आया कि डीडीसी सरफ सिंह नाग हैं, रियासी काउंसिल के चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी युवा उनसे नाराज़ हैं, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और वो कह रहे हैं वो काम नहीं करते। क्या आप एज अ बीजेपी लीडर, एज अ काउंसिलर ऑफ वार्ड ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, एज अ सिटीज़न ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, क्या आप डीडीसी काउंसिल जो है रियासी की, उसके कामकाज से खुश हैं? सर देखिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने से ज़रूर नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, मैं काउंसिल की बात कर रहा हूं। मैं पूरी काउंसिल की बात सर, मैं पूरी काउंसिल की बात करूंगा। हाँ। मैं पूरी काउंसिल की बात करूंगा, क्योंकि काउंसिल में जो लोग हैं ना, वो मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं। मतलब मेरे से जूनियर कोई भी नहीं होगा, सारे मेरे सीनियर हैं। तो उनके ऊपर टिप्पणी करना, एक मुझे अपनी जो है लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस एज ए सिटीजन ऑफ रियासी आप एज ए सिटीजन ऑफ रियासी आपने लोगों की राय लेनी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ रियासी आप एज ए वार्ड मेंबर आप मेरे वार्ड के बारे में पूछ सकते हैं, रियासी शहर के बारे में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। लेकिन किसी इलेक्टेड मेंबर के ऊपर टिप्पणी करना, जबकि मैं उनकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी कईयों की नहीं गया हूँगा, तो मैं उनके ऊपर टिप्पणी करूँ वो भी गलत होगा, क्योंकि मैं उनके एरिया में गया ही नहीं। अगर जाऊँगा, कुछ गलत लगेगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अमित जी ये जवाब चलो ठीक है। अब आपने कहा प्रोटेस्ट नहीं होते, अभी हाल ही में डीपीएपी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रियासी में किया, और क्या आपको लगता है जो मांगें
बीपीएपी के नेता जुगल किशोर शर्मा ने उठाई वो जायज़ थी? मैंने पूरा इंटरव्यू तो उनका नहीं सुना है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को अगर कोई इश्यूज लगते हैं तो वो ज़रूर उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि यही एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि कोई पार्टी पावर में होती है, कोई अपोजिशन में होती है। तो अपोजिशन पार्टी जब कोई इश्यूज रेज़ करती है तो जो सिस्टम में लोग बैठे होते हैं तो वो भी अपोजिशन से डरते हैं और काम करते हैं। तो अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का रोल स्ट्रांग रोल होना चाहिए। मेरा खुद का ये मानना है कि अपोजिशन का रोल एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। क्रिटिसिज्म से अच्छा है कि आप सड़कों पे उतरो, इश्यूज उठाओ और जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनको वो इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। एक अच्छे नेता की वो पहचान है कि वो इश्यूज सॉल्व करे, और एक अच्छे अपोजिशन की या अपोजिशन के लीडर्स की जो पहचान है उनकी ये पहचान है कि जो काम नहीं हो रहे हैं उनको पुश करें, उनको उठाएं इश्यूज़ को और वो सॉल्व हों। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं है और पावर में कोई पार्टी नहीं है। आपने अपोजिशन की कहा, चलो हम मानते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो फिर बीजेपी इस समय जो पावर में नहीं है और नेता खुद कहते हैं कि भाई एलजी का राज है, वो क्यों फिर पीछे है, वो क्यों आगे नहीं आ रही है? देखिए अमित जी, ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अपोजिशन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो फिर बीजेपी एज ए पार्टी इट्स नॉट इन पावर, तो वाई इट्स नॉट ऑन द रोड्स, क्योंकि इस समय इतने मेजर इश्यूज़ हैं। मैं सिर्फ रियासी की ही बात कर रहा हूँ। बिजली पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, सड़क का एक बहुत बड़ा इशू है, रियासी में अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं। फिर अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की, आपने सूला की ही बात की, छोटी सी आपने एग्जांपल दी, तो फिर क्यों बीजेपी अगर पावर में नहीं है फिर भी एलजी सरकार के खिलाफ बोलती नहीं है, सड़कों पर नहीं आती है? पब्लिक जो चाहती है बीजेपी से, रियासी की बीजेपी से, वो क्यों बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही? मुझे लगता है आप हमें पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी के खिलाफ हम खुल के बोले हैं यहाँ पर। जब भी कोई इशू ऐसा आता है, आपने अगर मीडिया वाइट से जहाँ हमारी पर्सनल आईडीज़ में देखा होगा, जहाँ और भी चीज़ें फॉलो करते होंगे, तो हम लोग जो हैं, खासकर मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं खुल के बोलता हूँ। मैं कभी किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता, क्योंकि सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना यही एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स की पहचान होती है। मैं अपने आप को लीडर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर्स, बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के मैं काम करता हूँ और हमेशा सच का साथ देता हूँ। तो मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। किसी की बात करेंगे तो मैं किसी का कोई आंसर नहीं दे सकता। अपनी बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी निभाना जानता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको निभा सकूँ। कहीं कमी भी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं रह सकती। अगर कहीं कमी है तो आप लोग बैठे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पे फेल हुए हैं, तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और रही पार्टी की बात, तो मुझे लगता है कि पार्टी भी अलग अलग इश्यूज़ को लेकर, जैसे आपने मुझे खुद ही बताया कि उधमपुर में पवन गुप्ता जी ने प्रोटेस्ट किया, और भी एरियाज़ में मैं देखता हूँ बीजेपी के लीडर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। ये है कि जैसे कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी, तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपोजिशन इसलिए कहा क्योंकि डीडीसी कौंसिल हमारी है, 2 म्यूनसिपलिटीज़ हमारी हैं, इसलिए मैंने अपोजिशन बाकी पार्टीज़ को कहा। अदरवाइज़ ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम इसको किसी और दिशा में ले जाएं। बिल्कुल बढ़िया अमित जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि अमित जी वही पटाखा बम है या अमित जी फोके बम बन चुके हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, पटाखा बम तभी फटेगा जब दिवाली आएगी, जहाँ कोई फंक्शन आएगा, तब ऐसा फटेगा कि लोग बोलेंगे कि इन्होंने बिल्कुल सही समय पे बम चलाया है। लेकिन इश्यूज़ को लेके हम हमेशा जनता के साथ रहे हैं और काम को लेके हमारी प्रायोरिटी रही है। लेकिन यही है कि जब हम सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम में फिर हमें ऑफिसर्स के साथ मिलके और लोगों के काम करवाने में ज़्यादा खुशी रहती है, और हम पूरी प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर कोई काम रुका हुआ है तो वो किस वजह से रुका हुआ है, और अगर जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई ऑफिसर करता है तो फिर उसके खिलाफ हल्ला भी बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो ये थे बीजेपी के लीडर अमित हमारे साथ। आपने इनकी बातें सुनी, जो भी सवाल इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि अब हम सिस्टम में हैं और सिस्टम में ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन रियासी जनता की बात करें तो एक सड़क के लिए 4 से 5 साल वेट करना, ये एक बहुत लंबा वेट है, और कई बार सिस्टम से बाहर निकल कर भी बात करनी पड़ती है, जो अमित जी ने कहा कि इन्होंने समय समय पे की है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ रियासी से।